वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं UPPSC AE के सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 एग्जाम के। जैसा कि हम जानते हैं बहुत कम टाइम रह गया है, 1 नवंबर को एग्जाम है, 712 पोस्ट हैं। तो CIZ प्लस आपके लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करते हुए उसका थर्ड लेक्चर देखेंगे। एनवायरनमेंट जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका हम लोग देखेंगे। उसका थर्ड वीडियो में कैसे कैसे क्वेश्चंस देखते हैं, नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, उसके रिगार्डिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उस टाइप के फर्दर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, क्या उससे हम आउटपुट क्या निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन से, क्या और पूछा जा सकता है। बेसिकली कितना हॉट टॉपिक्स हैं, बेसिकली इतने कम टाइम में हमारे पास प्रीवियस ईयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। साथ साथ आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करने के लिए, शॉर्ट टर्म में तैयारी करने के लिए हमारा UPPSC AE लमसम पैक ले सकते हैं, जो आपको कहाँ मिलेगा, www.cizplus.com पे, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत ही प्रिसाइज मैनर में 10 to 15 वीडियोस पर सब्जेक्ट, शॉर्ट वीडियोस, क्विजेज, असाइनमेंट्स और हमारा डाउट सेशन रखा है, जिसको आप मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए अवेल कर सकते हैं। इससे बेस्ट मटेरियल आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा UPPSC AE के लिए। अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनवायरनमेंट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इफ टर्बिडिटी रिमूवल इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। अगर टर्बिडिटी रिमूवल ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी बेसिकली वाटर की क्लैरिटी को रोकती है। बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में टर्बिडिटी करते हैं, उससे उसकी वजह से लाइट स्कैटर करती है। बेसिकली क्लियर एयर वाटर नहीं होता मेरा, लाइट स्कैटरिंग को बढ़ाती है। कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से टर्बिडिटी होती है। जो सनलाइट होती है वो पूरी तरह से नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती टर्बिडिटी के कारण। तो टर्बिडिटी वाटर में प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो पानी में। अगर हमें उनको रिमूव करना हो, हमें कुछ सर्टेन टर्बिडिटी कम रखनी पड़ती है ताकि मेरा वाटर क्लियरर दिखे, उसमें सस्पेंडेड मैटर कम हो। ऑफ अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इट शुड हैव द फॉलोइंग यूनिट्स एज अ सीक्वेंस। बोला है पूरा ओवरऑल ट्रीटमेंट नहीं करना पानी का, सिर्फ अगर टर्बिडिटी निकालनी है तो हम क्या करें? पहला ऑप्शन है एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड क्लोरीनेशन। देखो इस ऑप्शन से क्या प्रॉब्लम है ना, एरेशन करने की क्या जरूरत है? अगर हमें अगर टर्बिडिटी रिमूव करने, एरेशन तो हम तब करते हैं ताकि फॉलफुल गैसेस, ऑर्डर वाली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, जो भी हार्मफुल गैसेस हैं उनको भगाने के लिए पानी में से डिजॉल्व्ड गैसेस को। एरेशन करने की तो कोई जरूरत नहीं है, एरेशन तो किसी तरह की टर्बिडिटी रिमूव नहीं करती। साथ ही क्या करने की जरूरत नहीं है, क्लोरीनेशन करने की क्या जरूरत है? क्लोरीनेशन तो जर्म्स को मारता है, जर्म्स का और टर्बिडिटी का तो कोई लेना देना नहीं है आपस में, टर्बिडिटी रिमूवल का। तो इधर भी क्लोरीनेशन है, इधर भी क्लोरीनेशन है। सही ऑप्शन कौन सा बनता है? डी। क्या करो, रैपिड मिक्सिंग करो, कोगुलेंट मिला के कोगुलेशन हो जाएगी। फिर फ्लोकुलेटर से स्लो मिक्सिंग करो ताकि फ्लोकुलेशन हो, बड़े बड़े पार्टिकल्स फॉर्म हो जो कि सेटल डाउन करें। कहाँ पे? सेटलिंग टैंक में। उसके बाद लास्ट स्टेज पे क्या करो, फिल्ट्रेशन कर लो, सारी की सारी टर्बिडिटी मिनिमम लेवल पे आ जाएगी। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, आगे चलें। द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड द डाइजेशन processes of a sludge take place simultaneously is called। ऐसा प्रोसेस जहां पे सेटलिंग भी हो रही है और डाइजेशन भी हो रही है, ऐसे टैंक को हम बोलते हैं इमहॉफ टैंक। ऑप्शन बी। थोड़ा सा इमहॉफ टैंक के बारे में बताऊं। इमहॉफ टैंक एक मॉडिफिकेशन है सेप्टिक टैंक के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो में सेप्टिक टैंक के बारे में बताया था। जिस एरिया में सीवेज सिस्टम नहीं है उस एरिया में क्या होता है, हम लोग कई बार सेप्टिक टैंक या इमहॉफ टैंक दे देते हैं ताकि जो सीवेज हम अंडरग्राउंड, उसको सीवेज को क्या करें, सेटल करें, और उसके बाद डाइजेशन भी वहीं पे हो जाए सीवेज की। और उसके कुछ टाइम बाद, 1 साल 6 महीने बाद, उसको सीवेज को हम टैंक को क्लीन करते रहते हैं, साथ कुछ क्लीनिंग पीरियड होता है। तो एम ऑफ टैंक की क्या थ्योरी है? एम ऑफ टैंक में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली। जो मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है वहां तो होती है सेटलिंग,
जब सीवेज पूरी तरह से सेटल हो जाता है तो उसको ये वॉल्व खोल के कहाँ भेज दिया जाता है, डाइजेशन के लिए, डाइजेशन ऑफ स्लज, और इसमें से जो गैसेस निकलेंगी वो ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ताकि सीवेज नीचे बैठ जाएगा स्लज, इस डाइजेशन टैंक को क्लियर कर लेते हैं टाइम टू टाइम। ये होती है इमोफ टैंक की थ्योरी। इसमें दोनों एक साथ होता है, जबकि सेप्टिक टैंक में सेटलिंग अलग होती है और डाइजेशन अलग, मतलब सेटलिंग अलग होती है, डाइजेशन अलग होती है। तो इसी कारण हमारा इमोफ टैंक में क्या होता है, दोनों ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए इमोफ टैंक इज द राइट आंसर। डेट्रियस टैंक जो कि बेसिकली ग्रिट रिमूवल के लिए या सैंड रिमूवल के लिए, मिट्टी निकालने के लिए, ये भी सही नहीं है। स्किमिंग टैंक क्या, ऑयल एंड ग्रीस निकालने के लिए, और डाइजेशन टैंक किस लिए, स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए, बेसिकली स्लज को ट्रीट करने के लिए, एनारोबिक डिकम्पोजिशन करने के लिए डाइजेशन टैंक यूज होता है। इमोफ टैंक यहाँ पे सबसे सही आंसर है। आगे चलें। टर्बिडिटी इन वाटर इज कॉस्ट ड्यू टू, मैंने पिछले वीडियो में इनडायरेक्टली बता दिया था, टर्बिडिटी किस वजह से होती है, सस्पेंडेड मैटर की वजह से, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से। और सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी में ज्यादातर कौन से होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली, उनकी वजह से ज्यादा होती है। जो दूसरे होते हैं वो तो सेटल हो ही जाते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स की कैसी नेचर होती है, पानी में घूमते रहना, मतलब बेसिकली सेम चार्ज के होते हैं, तो आपस में वो क्या कह सकते हैं उसको, ऑपोजिटली रिपेल करके बेसिकली घूमते रहते हैं, सेटल भी नहीं करते, पानी में सस्पेंडेड रहते हैं बेसिकली। इसकी वजह से टर्बिडिटी होती है। जो मेरी सनलाइट है वो बेसिकली डीप डाउन पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसके साथ स्कैटर कर लेते हैं, ये सनलाइट को स्कैटर कर लेते हैं, उससे क्या होता है, पानी नीचे तक सनलाइट नहीं जा पाती। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टर्बिडिटी। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से टर्बिडिटी होती है, ना तो फंजाई के कारण, एल्गे के कारण, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के कारण टर्बिडिटी नहीं होती प्राइमरली। आगे चलें। मैनहोल कवर्स आर जनरली मेड सर्कुलर। आपने देखा होगा जो भी मेन गटर्स होते हैं बेसिकली सर्कुलर होते हैं, उसका एक रीजन है, प्रॉपर रीजन क्या है, टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू मैनहोल। बिल्कुल सही। कभी आपने सोचा है सर्कल एक ऐसा सिमेट्रिकल बॉडी है, अगर मैं ये मैनहोल बनाऊं और ये है इसका ढक्कन, मतलब यहाँ पे इसको इतने लेवल पे ये कवर्ड है, मतलब ये इसकी ओपनिंग है और इसके ऊपर मैंने मैनहोल ढक दिया, किसी भी तरीके से ना कैसे भी घुमा लो ये इसमें आप डाल नहीं सकते। जबकि और सर्फेसिस जैसे कि मैं इसका स्क्वायर वर्जन दिखाऊं आपको मैं फ्रंट टॉप व्यू दिखाता हूं इसका। मान लो ये ओपनिंग है और इतना बड़ा आपने क्या दिया, उसका मैनहोल दिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये वाली जो साइड है ना, ये इस वाली इसके डायगोनल से छोटी हो, तो ये टेढ़ा करके इसमें गिर सकता है। या आपने और सरफेस जैसे कि सर्कुलर से थोड़ी, आपने कुकर देखा है, कुकर का हम लोग ढक्कन कैसे बंद करते हैं, क्योंकि कुकर सर्कुलर नहीं होता। अगर कुकर को सर्कल बनाएंगे तो उसमें कभी अंदर जा ही नहीं पाएगा। कभी कुकर को थोड़ा ओवल शेप्ड बनाते हैं, ताकि जब छोटे वाली साइड को लॉन्गर साइड के अंदर से इंसर्ट करके फिर कुकर को बंद किया जाता है। तो सर्कुलर सीवर एक ऐसा शेप है जब ढक्कन मैनहोल के अंदर ना गिरे। दिस इज द ओनली रीजन। ऐसा कुछ स्पेशल रीजन नहीं है सर्कल सीवर बनाने का, ना तो आर्किटेक्चरल रीजन, कोई ऐसा कुछ सुंदरता कोई रीजन नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं कुछ करता। टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ द कवर इज द मेजर रीजन फॉर दिस। आई होप आप सबको अच्छा लगा ये। आगे चलें। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सीवर्स जनरली अडॉप्टेड इन द डिजाइन कैन बी। देखो ये तो फैक्चुअल डेटा पे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है। तो मिनिमम, और ये हमें याद रखना चाहिए, इसका आंसर है मेरे पास बी ऑप्शन, 15 एंड 300 सेंटीमीटर। जो हम मिनिमम डायमीटर देते हैं सीवर का वो देते हैं 15, जो किसका होगा, हाउस सीवर्स का होगा, लेटरल्स का होगा बेसिकली, और 300 सेंटीमीटर किसका होगा, मेन सीवर का, ट्रंक सीवर्स का।
ये हम लोग बेसिकली रेंज रखते हैं 15 टू 300 सेंटीमीटर। आप लोग ये याद रखेंगे, इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं। जो हाउस से पानी निकलता है, घरों डोमेस्टिक से जस्ट निकला है वो पानी, उसका सीवेज साइज सबसे छोटा, ज्वाइन करते करते जो मेन सीवर होएगा उसका साइज सबसे बड़ा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। इस रेंज के बीच में हमारे को इंडियन में सीवर मिलते हैं। आगे चलें। द गैस जनरली फाउंड इन सीवर्स, मैंने बताया था सीवर्स में क्या होता है, सीवेज होता है। सीवेज में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से गैसेज रिलीज होती हैं, जनरली एनारोबिक कंडीशन बन जाती है सीवर्स में। एरोबिक गैसेज भी होती हैं, एनारोबिक भी होती हैं, बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं सीवर में। तो मेनली मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है कुछ अमाउंट में, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, और ऑप्शन आएगा, और नाइट्रोजनस गैसेस भी होती हैं, N2 NO2 वो सब भी होती हैं। ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, बहुत सारी गैसेस सीवर में होती हैं और ये तीनों तो हैं ही उसमें। आगे चलें। द वेंटिलेशन ऑफ पब्लिक हॉल्स बाय एयर कूलर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस इज नोन एज। देखो, पब्लिक हॉल्स की, जो पब्लिक गैदरिंग के लिए हॉल्स बनाए जाते हैं, उसकी वेंटिलेशन करनी है। वेंटिलेशन का मतलब हवा पानी अच्छा रहे उसमें, उसकी मतलब एयर सर्कुलेशन रहे उसमें, घुटन ना हो, उसके लिए वेंटिलेशन करने के लिए एक सिस्टम किया जाता है। एयर कूलर्स दिए जाते हैं और एग्जॉस्ट फैंस दिए जाते हैं, ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर जा सके और ठंडी हवा अंदर जा सके। बेसिकली एक इन और आउट का सिस्टम बना रहे, एग्जॉस्ट कूलिंग एयर भी जाए और गर्म हवा बाहर भी जाए। तो इस सिस्टम को बोलते हैं एसी सिस्टम। बेसिक्स ये ना, अगर किसी को पता भी ना हो उसके लिए भी सही है। घरों में एसी नहीं लगाते, अंदर की हवा गर्म, अंदर हवा, एसी हमें ठंडी हवा देता है, लेकिन उसके लिए एक एग्जॉस्ट भी लगाते हैं बाहर, कहीं ओपन सरफेस में एग्जॉस्ट लगा होता है जो कि बाहर गर्म हवा छोड़ता है। तो एयर कूलर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस का जो सिस्टम है उसको एसी सिस्टम बोलते हैं, बेसिकली एयर कंडीशनर सिस्टम। द एग्जैक्शन प्लेनम सिस्टम भी गलत है, वैक्यूम सिस्टम भी गलत है। इसका आंसर द एसी सिस्टम ठीक है। हिंट क्या था, एयर कूलर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस इज द हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलें। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सीवर, सीवर की जो क्रॉस सेक्शन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। विच इज सुटेबल फॉर बोथ कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था सेपरेट सिस्टम के लिए क्या सूटेबल है, सिंपल सर्कुलर सीवर। लेकिन कंबाइंड के लिए क्या होता है, जनरली एग शेप्ड सीवर दिया जाता है, ऐसा होता है एग शेप्ड सीवर। दो गोले बनाए और इसको कर दिया जॉइन। ये जो ग्रीन वाली रो से मैं बना रहा हूं ना सीवर, ये ऐसी शेप का बनता है, एग जैसा, उल्टा एग जैसा बनता है ये। ऐसा क्यों, देखो मैंने बताया था स्ट्रॉम तो कभी कभी आनी है, बारिश तो कभी कभी आना है, बहुत सारा बहाव तो, रन ऑफ तो कभी कभी आना है। तो ये छोटा सीवर है, बेसिकली अगर थ्योरी बताऊं मैं इसकी, देखो कभी अगर मैं कंप्लीट बड़ा सीवर दे दूं, इसके मुताबिक एक ऐसा सीवर दे दूं सर्कुलर, तब पता क्या होगा, बारिश जब नहीं आएगी ना, जब ड्राई वेदर रहेगा, ड्राई वेदर फ्लो के दौरान जब इसमें से नॉर्मल डोमेस्टिक सीवेज पास करेगा ना, उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एरिया बढ़ गया उसके लिए। फ्लो तो सेम है, अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाती है, हमें चाहिए कि वेलोसिटी सेल्फ क्लींजिंग से तो ज़्यादा ही रहे। अगर वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी तो सॉलिड सेटल करने लग जाते हैं, मेरे को प्रॉपर वेलोसिटी नहीं मिलती, तो ये उस टाइम पे सूटेबल नहीं रहता। मुझे चाहिए मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उस टाइम पे कम हो जाए। जो मेरा काम करता है ये छोटे वाला गोला, ये गोला अलग से नहीं है, तो शेप बनाने के लिए मैंने बनाया है। इस सरफेस में से, इस पार्ट में से जब मेरा सीवर, मेरा डोमेस्टिक वाटर निकलता है ड्राई वेदर के टाइम, तो ये छोटा वाला एरिया, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया, उसकी वेलोसिटी को सफिशिएंट इंक्रीज देता है, इतना देता है कि वो सेल्फ क्लींजिंग से ज़्यादा रहे। और जब स्ट्रॉम आएगा तो ये पूरा सरफेस कवर कर लेगा, पानी बेशक यहाँ तक भर जाए। समझ गए आप? तो उससे बेटर रहता है कंबाइंड सिस्टम में ये, सेपरेट में सर्कल, कंबाइंड में एग शेप। आई होप आप सबको समझ आया हो। ये मैं इसकी डायमीटर वगैरह नोटेशन नहीं बता रहा हूँ, मेरे को शेप से मतलब था।
शेप के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने बताई। आगे चलें। फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्शंस द लार्जेस्ट लैंड फॉर द गिवन डिस्चार्ज विल बी नीडेड इज। अलग अलग टाइप के सीवेज ट्रीटमेंट दिए हुए हैं सिस्टम। पहला दे रखा है ट्रिकलिंग फिल्टर, एनारोबिक पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच या ऑक्सीडेशन पॉन्ड। कहता है इसमें सबसे ज्यादा एरिया किसके लिए चाहिए, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज्यादा एरिया चाहिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड को। क्यों, ये बताया था वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में क्या होता है ना, बेसिकली एक लार्ज एरिया में खुदाई करके एक आर्टिफिशियली पॉन्ड बना दी जाती है, एक लेक जिसमें क्या भर देते हैं, सीवेज। सीवेज में एल्गल सिम्बायोसिस होती है, यहाँ पे अपने आप एक इकोसिस्टम बन जाता है। ऊपर का एरिया एरोबिक, बीच का फैकल्टेटिव, नीचे का एनारोबिक, एक अपना उनका इकोसिस्टम बन जाता है। और कुछ टाइम बाद वेस्ट जो सीवेज है उसका स्लज है वो सेटल कर जाता है। उस स्लज की भी हम अलग से ट्रीटमेंट नहीं करते, डायरेक्ट उसको ड्राइंग बेड्स पे ले जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। कोई लो लैंड एरिया देखा, वहां पे खुदाई की और पॉन्ड बना दी, तो बहुत लीस्ट एक्सपेंसिव टर्म पड़ती है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए। हमें चाहिए जो एरिया है वो एक्सपोज्ड रहे, बहुत डीप नहीं बनाना हमें, इसको ऐसे खुले एरिया में बनाते हैं। पॉन्ड चाहिए बेसिकली ताकि मेरा कह सकते हैं एटमॉस्फेयर से उसका रिलेशन हो, क्योंकि वो एल्गल सिम्बायोसिस में काम आता है। बेसिकली ऊपर वाला सरफेस एरोबिक रहे, उसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा एरिया। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है उसको सबसे ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर आप सबको पता है क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एनारोबिक पॉन्ड भी एक टाइप की पॉन्ड होती है जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन डिच क्या होता है, एक तरह से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की एक मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी, मतलब टेम्परेरी तो नहीं सॉरी, टैंक बनाते हैं जहाँ पे नेचुरल एरेशन होती है, एक्सटेंडेड एरेशन होती है काफी ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन इसका डिच का भी एरिया पॉन्ड से ज्यादा नहीं होता। द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर। कोगुलेशन के लिए कुछ कोगुलेंट ऐड करना पड़ता है हमें। बेसिकली सबसे ज्यादा यूजफुल जो हमारा यूज होता है कोगुलेंट, वो कौन सा होती है, एलम। बेसिकली फिटकरी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2O। तो ये फॉर्मूले से देख के क्या पता चल रहा है, ये एल्यूमिनियम का सल्फेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड है, ना कि क्लोराइड है। तो इसका एलम को क्या बोला जाता है, जनरली एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोला जाता है। डॉट 18H2 तो क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आंसर नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट यूज होता है कोगुलेशन के लिए। द लेंथ, विड्थ and depth of a rectangular settling tank are 25 meter, 6 meter, 4 meter respectively। LBH और दिया हुआ है उसका। If 2 hour is the detention period for the tank is recommended, then the rate of the flow of sewage per hour is। rate of the flow of sewage per hour पूछा हुआ है। देखो मेरे को एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला पता है जिसका मतलब होता है V/Q इज इक्वल टू dt। ये सिंपल सा रूल है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज से हम लोग डिटेंशन टाइम निकालते हैं। आप लोग डायमेंशन मैच करा के देख लो, उससे भी यही आएगा। वॉल्यूम क्या है इस टैंक का, क्यूबॉइडल टैंक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है इसकी, तो वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 25 इंटू 6 इंटू 4 वॉल्यूम आएगा, और डिस्चार्ज दिया नहीं, वो डिस्चार्ज निकालना है, dt दिया हुआ है कितना, 2R, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सॉरी पेन ड्राइव को रिमूव रहने देते हैं, चलो। अब मुझे चाहिए V/dt से क्या निकाल लूंगा मैं, डिस्चार्ज निकालना ही पड़ेगा वरना ये देता रहेगा मेरे को वार्निंग।
v बाय डी टी, अगर मैं इधर लिख दूं इसको ऐसे, q इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना 2, ये आ जाएगा 75 इंटू 4 दैट इज 300 मीटर क्यूब आंसर आएगा इसका। आई होप मैंने सही किया है ना, ये बिल्कुल सही 300 ही इसका आंसर आएगा, 300 मीटर क्यूब। सर पर इसका आंसर तो 300 मीटर क्यूब पर आर आएगा। हाँ तो उसने पर आर ही तो पूछा है, उसने पूछा रेट ऑफ फ्लो सीवेज पर आर 300 मीटर क्यूब पर आर ऑप्शन में नहीं आ रहा, उसने क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, तो बिल्कुल सही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये लिखना था 25 इंटू 6 इंटू 4 बाय 2। तो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, इसके साथ साथ सॉल्व करते रहिए। हमारा विजिट करिए हमारी वेबसाइट को www.cizplus.com और हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर दिए सिज प्लस ऐप प्ले स्टोर से, और साथ साथ हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप लोग, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत यूजफुल ग्रुप्स एंड चैनल्स हैं जहाँ पे रेगुलर जॉब अपडेट्स आती हैं, रेगुलर स्ट्रेटजी डिस्कस होती हैं प्रिपरेशन के लिए। नोटिस बोर्ड है बेसिकली, जितनी भी नोटिस कोई एग्जाम डेट में चेंजेस सब कुछ वहाँ पे डिस्कस होता है। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।